हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। हर साल लाखों लोग यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करते हैं और हम बात करें तो लगभग 10 लाख लोग हर साल अपना जो किस्मत है उसको आजमाते हैं। लेकिन कुछ चंद ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में है, मुस्कान, जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। इस जेआरएफ के पीछे सक्सेस और फेलियर, इसके बीच में बहुत सारी कहानियां हैं जो मुस्कान आपको बताएंगी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं जो मुस्कान के जीवन में आए, बहुत सारे संघर्ष जो मुस्कान ने किए। मैं बताना चाहूंगा कि मुस्कान ने पहले 4 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है और इस बार मुस्कान का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और वो भी बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुआ है। तो आज हम मुस्कान से जानेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्या उनके सोर्सेस थे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था। तो ये सारी बातें मुस्कान से आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान इस सक्सेस के लिए, एंड वेलकम टू आवर विजन जेआरएफ प्लेटफॉर्म। और मैं आपको, आपके सारे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने इतने लंबे संघर्ष के बाद में फाइनली आपका जो एम था, जो ड्रीम था, उसको आपने अचीव किया। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। और थैंक यू सर आपको कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं सभी के साथ में। तो अगर बात की जाए तो हाँ, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मेरा इससे पहले रिवाइज रिजल्ट से पहले मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और मेरे मार्क्स थे 200। हालांकि जब आंसर की आई तो उसमें आपको पता है 7 क्वेश्चंस दोबारा से अभी अपडेट हुए हैं। उन 7 क्वेश्चन के बेस पर आंसर की जब आई तो मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरे मार्क्स मोटे तौर पर 206 208 के आसपास लगभग बनने चाहिए। उसके बाद जब इससे अंदाजा लग गया था कि मेरा तो क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज कैटेगरी भी ओबीसी थी और इतनी हाई कट ऑफ कभी गई नहीं थी। तो आई वॉज श्योर कि इस बार हो जाएगा। बट जब रिजल्ट आया हम सभी डिसअपॉइंटेड हुए, स्पेशली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स तो सभी डिसअपॉइंटेड हुए, एक शॉक लगा हम सबको। तो उसके बाद ये था कि होप छोड़ दी। हालांकि हमने, जो स्पेशली दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स थे, हमने डिसाइड किया हम एनटीए ऑफिस जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। भले जो भी हो वो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। 2 बार हम एनटीए ऑफिस गए, हाई कोर्ट तक हमने कोशिश करी। उसके बाद फाइनली 2 महीनों के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली रिजल्ट अपडेट हुआ और मेरे 200 से 210 मार्क्स हो गए। और जो कि कट ऑफ 206 थी, तो कट ऑफ से ऊपर गया। फाइनली नाउ आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड। और जर्नी की बात कहें तो यस, मेरी जर्नी सेल्फ स्टडी वाली ज्यादा थी। हालांकि सेल्फ स्टडी जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, हर जगह से कहीं ना कोई हेल्प मिल जाती है। तो हाँ, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती थी। उनमें से एक शिव सर का चैनल था, सिमरन मैम की वीडियोस मैं खुद भी देखती थी। अभी मैं विजन जारिफ का पार्ट हूँ, बट उससे पहले भी मैं एक पार्ट थी एज अ स्टूडेंट के तौर पर। तो यस, मैराथन वीडियोस देखना और छोटी छोटी क्वेश्चन वाली वीडियोस देखना, वो मेरी जर्नी का पार्ट रहा है, जैसे आप सभी देखते हैं। तो आप में से ही मैं एक हूँ। अभी मैं यहाँ पर एजुकेटर भी हूँ, बट स्टिल मेरी जर्नी वैसी है जैसे आप लोग अभी जिस जर्नी में हो ना, वहीं से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। यस। तो मुस्कान, सबसे पहले तो देखो, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मुस्कान है वो हमारी स्टूडेंट भी रही हैं और अभी हमने जो सेलिब्रेशन किया था अभी यूजीसी नेट के बच्चों का, तो मुस्कान आई भी थी। और मुझे याद है आपने एक लाइन बोली थी कि मेरा 4 बार नेट क्वालिफाई हुआ है और अगली बार मैं जेआरएफ लेके आऊंगी। तो फाइनली यस। आप यहाँ पे हो और हमारी टीम का पार्ट भी हैं अभी मुस्कान। तो मुस्कान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है और आप कहाँ से आते हो। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ कि मेरी 12th क्लास हुई थी, मतलब सीबीएसई बोर्ड से, दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली में हुई। और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी मैं। 10वीं तक भले ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश में पढ़ी थी, बट मेरा सोशल साइंस हमेशा हिंदी में रहा। 12th के बाद मैंने बीए प्रोग्राम किया था एनसी वेब से। एनसी वेब क्या है मैं बता दूं। एनसी वेब एक तरीके से नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है, जिसमें आप वीकली आपकी क्लासेस होती हैं, एक तरीके से डिस्टेंस मोड में ही आपकी क्लासेस होती हैं। तो डिस्टेंस से मैंने बीए प्रोग्राम किया, जिसमें हिस्ट्री मेरा एक सब्जेक्ट था, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं था। उसके बाद मैंने फिर इग्नू से मास्टर्स किया, वो भी डिस्टेंस से था। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, डिस्टेंस आपको डिस्टेंट नहीं करता, आपको दूर नहीं करता। तो मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिस्टेंस से रही। उसके बाद 2023 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था, और उसी साल मास्टर्स कंप्लीट करने के 2 महीने बाद मेरा पहला नेट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद से लगातार मेरा
2 बार से और क्वालीफाई हुआ। हालाँकि मैंने बीच में 1 साल ब्रेक भी लिया था बिकॉज़ मैं एक अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। एक ब्रेक भी रहा मेरा बीच में। बट इस बार जो हुआ आई वाज़ टोटली श्योर कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा। बट रिज़ल्ट देखने के बाद एक शॉक लगा। हमने सोचा एक बार और ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। बट उस जर्नी में ही मेरी मुलाकात शिव सर से हुई और शिव सर ने बताया, मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे डाली हुई थी जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रही थी। तो शिव सर ने कहा कि यस आप हमारे साथ जॉइन करना चाहेंगे, अगर आप हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं। तो उसी वक़्त हायरिंग की पोस्ट निकली हुई थी और मैंने बातचीत की। तो शिव सर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई, स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन हुआ इंस्ट्रक्शन हुआ सॉरी। उसके बाद फाइनली मैं विज़न जेआरएफ का पार्ट बन गई एज़ एन एजुकेटर। तो 4 बार नेट के बेस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मुझे यहाँ पर ये अपॉर्च्युनिटी मिली। तो अभी मैं एजुकेटर भी हूँ और साथ-साथ मैं खुद भी एस्पायरेंट भी रही हूँ। तो येस, ये बहुत ही शॉकिंग था बिकॉज़ यहाँ उम्मीद नहीं थी कि अभी एग्ज़ाम से पहले फिर से रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये मेरी जर्नी रही है और इसके बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सर तो स्टूडेंट की तरफ से? यस। देखो, सबसे पहला तो मेरा भी सवाल है कि जब आपका नेट हो गया था और अभी जेआरएफ हुआ, तो हुँ। आपका क्या रिएक्शन था रिजल्ट देखकर, और दूसरा आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर एक्चुअली ऐसा था कि जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं और मेरा भाई हम दोनों घर पे थे। मेरी मदर होम टाउन में थी। और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे एक शॉक लगा बिकॉज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड था जब आप कहीं से उम्मीद छोड़ चुके होते हो, फिर आपको वो मिल जाता है जो उम्मीद से परे हो। तो रिज़ल्ट आते ही मैंने अपनी मदर को वीडियो कॉल किया और मैंने बताया जेआरएफ हो गया। उन्होंने कहा, "क्या? अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ?" मैंने कहा, "नहीं, जो पहले हुआ था उसी का रिज़ल्ट आया है, जेआरएफ हो गया।" शी वाज़ सो हैप्पी और वो उसी वक़्त मतलब जो होम टाउन में थी, जितने भी मेरी मासी थी, नानी थी, सबके घरों में मिठाइयाँ बाँट दी उन्होंने, कि हाँ, फाइनली मुस्कान का जेआरएफ हो गया। तो ये था, आज वो आई, आते ही मुझे उन्होंने गले से लगाया और बधाई दी। हाँ, तो बहुत ही इस चीज़ की खुशी अलग है। जेआरएफ की खुशी अलग है बट ये वाली उससे ज़्यादा है। ग्रेट। तो वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो जेआरएफ मतलब बहुत कम लोगों का क्वालिफाई होता है, और जेआरएफ के बाद में हम पीएचडी करते हैं, जो कि एक हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है हमारे भारत में। तो आपकी एंट्री उसमें भी अब हो ही जाएगी, है ना, जेआरएफ तक आगे तो आप फाइनली आप पीएचडी स्कॉलर भी बने जाओगे। उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर वन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और पेपर वन का आपका क्या क्या सोर्सेस थे, पेपर वन को कैसे आपने तैयार किया? ओके, तो पेपर 1 के लिए पहले मैं बताती हूँ कि मेरी वीकनेस क्या थी, उसके बाद मैं स्ट्रेंथ पर आऊँगी। मैथ्स मेरी वीक रही है बिकॉज़ 10th के बाद मैंने मैथ्स कभी नहीं पढ़ी थी। तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी और जब भी मैं डीआई सॉल्व करती थी, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो बहुत एक स्ट्रेस फ़ील होता था। तो मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि मैं 5 में से 5 तो सॉल्व नहीं कर पाऊँगी और अगर मैं यहाँ पे अपनी एनर्जी लगाऊँगी, तो बाकी यूनिट्स पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रेशियो, परसेंटेज, एवरेज ये 4-5 मोटे-मोटे टॉपिक जो हैं, इनको थोड़ा-थोड़ा सीख लेती हूँ कि एटलीस्ट 5 में से 3 भी मेरे सॉल्व हो जाएँ, सो आई एम हैप्पी डीआई में से और मैथ्स में से। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और मैं आपसे भी कहूँगी कभी भी अगर आप किसी चीज़ में वीक हो ना, उसको 100% उसको कॉन्कर करने की कोशिश मत करो। जितना हो सकता है उतना करो। इससे क्या होगा कि आप बाकियों में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे। तो मेरे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जब सही हो जाते थे, मुझे लगता था या दैट्स गुड। और बाकी रही बात हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन हमारा काफ़ी हिस्ट्री से कंप्लीट हो जाता है। एनवायरनमेंट का पोर्शन इसलिए बिकॉज़ मैंने सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन भी किया था, तो उससे मेरा एनवायरनमेंट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। रिसर्च का और कम्युनिकेशन का ये मुझे लगा कि काफ़ी ईज़ी टॉपिक है। रिसर्च में थोड़ा न्यूमेरिकल वाला हिस्सा है, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा लगती है। बाकी कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, ये है आपको बार-बार रीडिंग करने से कंप्लीट हो जाते हैं और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इसके लिए कोई स्पेशली मैंने खरीदी ज़रूर बट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी। हाँ, मैंने सिमरन मैम की वीडियोज़ काफ़ी मैराथन वाली देखी, 7-7 घंटे की जो वीडियोज़ थी, उसके नोट्स बनाए। उन नोट्स को रिवाइज़ करती थी हर बार और अगर मैं ये सोचती थी कि मेरे 5 में से 4 भी ठीक हो रहे हैं, दैट्स गुड। मुझे 5 में से 5 नहीं करने। तो वो स्ट्रैटेजी मैंने रखी और मैराथन पर मैं ज़्यादा रिलायबल रही हूँ। तो मुझे तो लगता है अगर समय समय आपके पास कम है या आप वीक हो तो मैराथन पर आप अच्छे से अपनी कमांड बना सकते हो। तो बेसिकली आपने ऑनलाइन जो आपके सोर्सेस थे उसी पर आप निर्भर थे पेपर वन के लिए? हाँ, पेपर 1 के लिए मैं ऑनलाइन ही पूरा डिपेंडेंट रही हूँ। और पेपर टू आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आपने कैसे तैयार किया, और कौन कौन सी किताबें हैं जो आपने हिस्ट्री के लिए पढ़ी? सर सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पर अपनी बहुत अच्छी कमांड बनाई थी बिकॉज़ सिविल सर्विसेज़ में भी ये डिमांड होती है कि आपकी एनसीईआरटी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो हालाँकि तो मेरा तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th सब हिस्ट्री में मेरे पास हिस्ट्री हमेशा रहा। बट स्टिल मैंने एनसीईआरटी को कभी भी हल्के में नहीं लिया।
एनसीईआरटी मैंने 6 टू 12th कम से कम 4-5 बार पढ़ी। और उसके बाद में ये था कि अब ये था कि बेसिक क्लियर है। और पहली चीज़ एनसीईआरटी, दूसरी चीज़ सिलेबस को बार-बार पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये तो पता है हिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे सिलेबस में एनटीए की वेबसाइट पर बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन क किया हुआ सिलेबस है। उन्हीं में से की टर्म्स उठा-उठा कर एक-एक पढ़ना है कि यहाँ से कुछ नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट इज़ एनसीईआरटी, सेकंड इज़ सिलेबस और थर्ड इज़ पीवाईक्यू। क्योंकि पीवाईक्यू जब आप करते हो तो आपको पता चलता है एग्ज़ाम पूछे कैसे जाते हैं, पैटर्न क्या है। यस। तो बार-बार मैं ये करती थी और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीट भी होते हैं। हर बार 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल। तो ये भी था कि 2-3 क्वेश्चन भी अगर मेरे सिर्फ पीवाईक्यू से सॉल्व हो रहे हैं तो वो भी मैं नेट से जेआरएफ तक पहुँच जाऊँगी, ये रहता था। तो 3 चीज़ें हैं। और किताबें जैसे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड हिस्टोरियोग्राफी, हमारे 4 सेक्शन होते हैं यूजीसी नेट पेपर हुँ। की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी उसका? फर्स्ट चीज़ मैंने पढ़ा था जैसे मैंने बताया अभी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद मैंने उपिंदर सिंह के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े थे। और इसके अलावा मैंने इसके लिए भी पीवाईक्यू यूट्यूब पर मैं कई बार वीडियोज़ देखती थी और अगर मुझे कोई फैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे एन्शिएंट में मुझे सबसे मुश्किल लगता था जो रीजनल किंगडम्स थी। मुझे वहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न फ़ील होती थी। तो उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे यूट्यूब पर वीडियो मिलती थी, मैं उसको देखती थी, उसके नोट्स बनाती थी और बार-बार उनको रिवाइज़ करती थी। एन्शिएंट मैंने ऐसे किया और मिडाइवल में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा ही रहा था। मिडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्र बुक पढ़ी थी और इसके अलावा मिडाइवल के लिए भी पीवाईक्यू पर मैं ज़्यादा रिलायबल रही। एनसीईआरटी मिडाइवल की बहुत अच्छी है। मैंने एनआईओएस भी पढ़ी थी। हालाँकि मैं सबसे नहीं कहूँगी कि आप सब कुछ पढ़ो, आपको एक भी चीज़ पढ़ते हो अच्छे से, वो भी काफ़ी है। एनआईओएस मटेरियल भी बहुत अच्छा है मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, एन्शिएंट हिस्ट्री के लिए। और मैंने खुद मेरा भाई एक्चुअली एनआईओएस से उसने 12th किया था, तो मेरे घर में मटेरियल रखे रहते थे। तो रैंडमली मैं उनको पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि काफ़ी सफिशिएंट उसमें रहता है। एंड मॉडर्न के लिए? मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर अदर एग्ज़ाम की कर रहे हो तो भले आप स्किप कर सकते हो। बिकॉज़ हमारा एग्ज़ाम जो है ना वो कंसेप्चुअल से ज़्यादा फैक्चुअल है। और फैक्ट्स आपको एक साथ बहुत जगह अगर आपको चाहिए तो आपको आई थिंक स्पेक्ट्रम तो पढ़नी ही पड़ेगी। और कई बार मैं स्टूडेंट से एक बात कहती हूँ कि स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो आपके 20-30 पेजेज़ है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फैक्ट हैं। लाइन बाय लाइन है टेबल बाय टेबल है। वो आप हर एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाओ। काफ़ी कुछ आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। तो ये मैं वो बता रही हूँ जो मैंने खुद किया है और मुझे इससे हर बार बेनिफिट मिला है। मुस्कान, हिस्ट्री के स्टूडेंट को यूनिट 10 में बहुत मुश्किल आती है, तो यूनिट 10 हुँ। के लिए आपने कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे, जिसको हम इतिहास सर यूनिट लेखन दर्शन वाला पार्ट बोलते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैंने इग्नू से मास्टर्स किया था, तो इग्नू में एक पूरा का पूरा हमारी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री में, हिस्टोरियोग्राफी। तो वहाँ से मुझे स्कूल ऑफ थॉट्स तो की समझ आ गई थी कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, अलग-अलग मार्क्सवाद क्या है, एनाल्स क्या है, इसके अलावा उदारवाद क्या होता है, इसके राष्ट्रवाद क्या है, ये सब मुझे समझ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बाकी काम करना था मुझे इसके भी फैक्चुअल्स पर। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने हिस्टोरियोग्राफी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू पर काम किया था बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। फैक्ट्स के लिए मैं बार-बार पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, हर बार 8-10 क्वेश्चन तो आते ही थे। उन सबको अच्छे से नोट करके लिखती थी और फिर बार-बार उनको याद करती थी बिकॉज़ हिस्टोरियोग्राफी में आप पाएँगे हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिल्कुल। ईएच कार के ऊपर तो हर बार मुझे लगता है क्वेश्चन आता है। तो कुछ बुक्स तो ऐसी हैं कि आप मतलब 20-30 बुक्स के नाम अगर आप रट लो तो 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाएँगे। बिल्कुल। हिस्टोरियोग्राफी इज़ सो ईज़ी। हम बस ओवररेटेडली उसको ज़्यादा डिफिकल्ट मान लेते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा मुस्कान की पीवाईक्यूज का कितना रोल है यूजीसी नेट एग्जाम में, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। हुँ। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है अगर आपका पीवाईक्यू नहीं है तो आप कभी क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। मुझे ही पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है। बिकॉज़ मेरी जर्नी में 60% जो इम्पोर्टेंस रही है, रोल रहा है, वो पीवाईक्यू का रहा है। हम्म, तो मैं पीवाईक्यू कभी भी मिस करने की किसी को सजेशन नहीं दूँगी। हम्म, पेपर 1 में थोड़ा-सा ऐसा है कि कई बार क्वेश्चन थोड़े से फॉर्मेट उसके चेंज हो जाते हैं। बट फिर भी जो आपके कंसेप्चुअल वाले टॉपिक्स हैं ना, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे एनवायरनमेंट है, रिसर्च है एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, वो तो हर बार नया मिलेगा, डीआई हर बार नया मिलेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग हर बार नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पीवाईक्यू पे काम कीजिए तो 60% मुझे लगता है अगर आपने 10 साल के पीवाईक्यू को आपको देखकर ही याद आ जाता है कि ये आपने कहाँ पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा। अगर 10 साल के पीवाईक्यूज़ पर आपकी कमांड है तो डेफिनिटली आप नेट तो क्वालीफाई करने के लेवल पर ऑलरेडी हो। जेआरएफ के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है बस आपको। बिल्कुल। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल है अगर यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन में? टेस्ट सीरीज़ का रोल तो है।
एक्चुअली कई बार मैं ऑनलाइन, जैसे कि आपकी वीडियोस होती थी ना जिसमें आप 30-30 मिनट की वीडियोस में कुछ-कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। यस। तो ऐसी वीडियोस मैं देखती थी। वो मैं उसको उसको वो भी टेस्ट सीरीज़ ही है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें लेकिन ये नहीं करना है कि हमने बस पढ़ा और ये समझा इसका आंसर ये है, बस मूव ऑन कर दिया। नहीं, उसको नोट भी करो। नेक्स्ट टाइम आप हो सकता है भूल जाओगे उसे। तो वो इस तरीके से करेंगे। बाकी इसके अलावा मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें करीब 7-8 साल के पीवाईक्यूज़, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ थे। यस। उस पर मैं रिलायबल रही थी। हुँ। इसके अलावा देखो, पढ़ाई सब लोग करते हैं और मेहनत भी सब लोग करते हैं, लेकिन सफलता बहुत चंद लोगों को मिल पाती है। मैं बात करूं तो इस बार लगभग 5,500 लोगों का जीआरएफ हुआ था, लगभग 50,000 लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ पढ़ाई जरूरी है, या पढ़ाई के साथ साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे आपकी की पढ़ाई का तरीका है, मोटिवेशन हुँ। है ना, हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन है, कंटिन्यूटी है। तो इन चीजों का कितना रोल होता है एक एस्पिरेंट की, यूजीसी नेट की मैं बात करूं तो? बहुत रोल होता है। एक्चुअली आप मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा पहले से ट्राई कर रहे हैं और मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। उसमें मैं एक रीज़न पाती हूँ कि एक तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, कि मुझसे नहीं होगा। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली वही चीज़ें फ़ॉलो करता है जो हम उसको बोलते हैं बार-बार। और मैं इस अटेम्प्ट्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं हर रोज़ अपने आप से कहती थी मेरा जेआरएफ होगा, होगा, होगा। हालाँकि जब रिज़ल्ट आया तो मैं शॉक ज़रूर हुई, बट मैं हर रोज़ अपने आप से बोलती थी ये चीज़ कि होगा। और मेरी मदर भी इस बात को समझती थी, वो भी यही कहती थी। पहली चीज़ बी पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंट रहना है आपको। भले आप 1 घंटा ही पढ़ो बट डेली पढ़ो। लंबा ब्रेक जब आता है ना तो हमारे ब्रेन को हैबिट छूट जाती है समझने की, पढ़ने की। वो चीज़ बिल्कुल। आप लेकर मत आओ। और डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और बिल्कुल ऐसा एग्ज़ाम को नहीं समझ लेना कि एग्ज़ाम एक दुनिया है आपकी, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब जैसे मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था बट फिर भी मुझे विज़न जेआरएफ का प्लेटफ़ॉर्म मिल गया। अपनी एबिलिटीज़ को मुझे मतलब और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कुछ ना कुछ मिल जाता है, अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, आप डेडिकेटेड हो, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतना आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यही है, बिल्कुल। मुस्कान, जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, हम डिमोटिवेट भी होते हैं। तो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? मतलब ऐसी क्या चीज थी जो आपको दोबारा से खड़ा होने के लिए मजबूर करती थी, दोबारा से पढ़ने के लिए मजबूर करती थी? तो आपका जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? अ, स्पेशली मेरी मदर है, और तो मैं किसी और का यहाँ पे और नाम नहीं ले सकती। हाँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी, कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, पेरेंट्स ताने दे रहे हैं रात-दिन। कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट उनका ये रहता था कि अगर वो मुझे देख रही है कि मेरा इस बार भी जेआरएफ नहीं हुआ, वो आके बोलती थी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मुझे पता है तुमने मेहनत की है। तो येस, मैं अगर कहूँ कि मनोबल जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा होगा। ठीक है, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। हाँ, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव इंसान अपनी लाइफ में रखना है, और दूसरी चीज़ नेगेटिव लोगों को दूर भी कर देना है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके होंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा, इसमें तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। ऐसे बोलने वालों को सुनना नहीं है आपको, ठीक है? और जो बार-बार आपसे कहते हैं इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हुआ, उनसे कहो कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा, और आता है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मुझे भी देखिए इतना टाइम लग गया बट फाइनली हो ही गया। बिल्कुल। इसके अलावा मुस्कान, आप कोई और हमारे जो स्टूडेंट है उनको सजेशन देना चाहोगे, कोई टिप्स देना चाहोगे, कोई लास्ट मोमेंट टिप्स? अ, लास्ट मोमेंट टिप ये है कि जिन लोगों का नेट नहीं हो पाया या जेआरएफ नहीं हो पाया इस बार, मैं आपसे कहूँगी हार मत मानिए, ठीक है? अगर क्योंकि जब हम अंत तक कोशिश करते हैं ना, अगर आप अपना 100% दे रहे हो, ट्रस्ट मी आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। मैंने इस बार इस अटेम्प्ट में अपना 100% दिया था एफर्ट, बल्कि मैं 99 कहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद और बेहतर कर सकती थी। 1% मुझे ऐसा लगा फिर भी। लेकिन उसके बाद मुझे रिग्रेट नहीं था, मुझे ये दुःख नहीं था कि मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया। मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी अभी मुझे भी एक्सप्लोर करनी बाकी है, और गलतियाँ अपने अंदर तलाशनी है। कभी भी दूसरों पे ब्लेम नहीं करना, इसकी वज़ह से नहीं हुआ, उसकी वज़ह से नहीं हुआ। बस अपनी कमियाँ पहचाननी है और अगेन एंड अगेन ट्राई करो, हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मुस्कान, आपकी टिप्स और जो ट्रिक्स आपने शेयर की हमारे स्टूडेंट के साथ में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले जो एस्पिरेंट है जून एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प करेंगी। और हम टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस और आपके लिए लेके आते रहेंगे। और एक हम एक्सक्लूसिव हिस्ट्री का भी सेशन आपके लिए बनाएंगे, जिसमें कि हम सिर्फ हिस्ट्री की ही बात करेंगे, तो पेपर 2 की ही बात करेंगे। तो वो सेशन भी हम जल्दी ही लेके आएंगे।
तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस थैंक ग्रैंड यू सर। सक्सेस एंड बेस्ट ऑफ लक आपको भविष्य के लिए। आप जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनो और आपका जल्दी से देश की टॉप यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी स्कॉलर भी बनो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।